नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प आईक्यू एजुकेशन में। एमपीएससी 8 को हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग को चैप्टर 8 पढ़ना है, भारतीय राज्यों में मतभेद प्रतिमान और विरोधांदोलन। आइए समझते हैं इसको। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इसको। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आंदोलन के कारण, विशेषताएं, परिणाम और इसे समाप्त करने के उपाय को सुझाइए। यानी आंदोलन क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं आंदोलन होने के, किस प्रकार की इसकी विशेषताएं होती हैं, क्या परिणाम होते हैं और साथ ही साथ इसको समाप्त करने के क्या उपाय होते हैं। आइए समझते हैं इनको। आंदोलन के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला है इसमें जन आंदोलन और हिंसक प्रदर्शनों का जो कारण होता है वो जनता में व्याप्त असंतोष, निराशा और हताशा की स्थिति होती है। यानी कि जनता में जब असंतोष होता है, वह सरकार के प्रति निराश होती है, साथ ही उसके अंदर हताशा होती है, तभी वह जन आंदोलन में प्रतिभाग करती है और सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ती है। साथ ही साथ कुछ राजनीतिक दलों में यह विश्वास दृढ़ होता है कि संवैधानिक ढंग से वे कभी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात सत्तारूढ़ दल को पदच्युत करने के लिए जनता में उत्तेजना फैलाते हैं और आंदोलन के द्वारा सरकार को परेशान करने का वह कोशिश करते हैं और इसी को यह एक तरह का मार्ग मानते हैं सत्ता हासिल करने के लिए। तो कुछ ऐसे जनता आपने समझा कि जो प्रत्यक्ष तौर पर लड़कर और उनके अंदर इतनी प्रत्यक्ष तौर पर लड़कर सत्ता हासिल नहीं कर सकते, वह इस मार्ग को अपनाकर सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। रणजीत सिंह दर्डा के शब्दों में, वर्तमान शिक्षा पद्धति ने युवकों में निराशा की भावना भर दी है। हमारा जो युवक है वो आशाओं और निराशाओं, बेकारी और अर्ध बेकारी के भंवर में फंसा हुआ है। शिक्षित युवा पुस्तकों की जो आदर्शवादिता है तथा जीवन की वास्तविक भयानकताओं के बीच परेशान है। यानी कि पुस्तकों में तो आदर्शवादिता दिखाते हैं कि ये होता है, ये अच्छी चीज़ें होती हैं, ये बुरी चीज़ होती हैं, लेकिन जब युवक वास्तविक जीवन में उन सबको देखता है, उसको वास्तविक तौर पर सामाजिक की अन्य बुराइयों से जब सामना करना पड़ता है तो इससे वह परेशान हो जाता है। इन मनोदशा में वह अपने शिक्षकों, नेताओं पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं रहता है और निराशाओं से छुटकारा पाने के लिए वह आंदोलन की राजनीति का सहारा लेता है। और इस आंदोलन में सहारा लेना उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारे पाठ्यक्रमों में आदर्शवादिता दिखाई गई है, लेकिन जो वास्तविक जीवन होता है वह उससे अलग होता है। इसी के भंवर में युवा फंसा रहता है। इसी कारण वह शिक्षकों और जो नेताएं होते हैं उन पर वह विश्वास नहीं कर पाता। साथ ही साथ इस निराशा को छुटकारा पाने के लिए वह आंदोलन का सहारा लेता है। भारतीय जनमानस के मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि हमारी सरकार केवल दबाव की ही भाषा जानती है। यानी कि शांत तौर पर सरकार से अगर मांग करेंगे तो सरकार के कान में जू नहीं लगेगी और तोड़फोड़ और आंदोलन का सहारा ही लेना पड़ेगा, तभी सरकार जो है आपकी बात को मानेगी। तो इस प्रकार से जनमानस के मन में ये विश्वास हो गया है। आगे है देश की आर्थिक स्थिति की दुर्बल होना, यह भी एक कारण है आंदोलन होने का। महंगाई के बढ़ते मूल्य के कारण देश की जो आर्थिक स्थिति है वो संकटपूर्ण हो गई है। आम जनता का भी जीवन यापन दुर्भर हो गया है और आज भी केंद्र से अधिक सहायता प्राप्त करने हेतु दबाव डालने लगी है। तो आर्थिक स्थिति भी जो होती है वह आंदोलन को खड़ा करने में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल के आती है। महंगाई बढ़ने से लोगों के बीच में असंतोष व्याप्त हो जाता है, जिससे है इस कारण वह आंदोलन का सहारा लेती है। स्वतंत्रता के पश्चात देशों में ऐसे नेतृत्व का उदय हुआ जो राष्ट्र हित के बजाय दलीय हितों और व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए प्राथमिकता देते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। आदर्श नेतृत्व के अभाव में छोटी छोटी बातों को लेकर उग्र आंदोलनकारी ढंग अपना लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ ऐसे भी नेता या ऐसे भी दल उभर के आए जो अपने व्यक्तित्व स्वार्थों के लिए और अपने दल के हित के कारण वह राष्ट्र का कार्य करते हैं, वह नीति बनाते हैं और कार्य करते हैं। इस कारण वह छोटी छोटी बातों को उग्र हिंसात्मक आंदोलन में बदल देते हैं। आइए आगे समझते हैं। भारत में जो प्रशासन के प्रति लोगों की धारणा है वो अच्छी नहीं है। इसमें अनावश्यक विलंब होता है और लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और क्रियाशीलता से ग्रसित होती है। इस कारण लोगों के मन में शासन के प्रति धारणा अच्छी नहीं है। जन कल्याण से संबंधित निर्णयों में काफ़ी विलंब होता है। यानी ऐसे निर्णय जो जन कल्याण के लिए संबंधित हैं उसमें काफ़ी विलंब होने के कारण आंदोलन को यह प्रोत्साहित करते हैं। अगला है भारत के सभी राजनीतिक दलों में उत्तरदायित्व की भावना का नितांत अभाव है।
इसलिए वह किसी भी समस्या के समाधान हेतु तत्काल ही आंदोलन का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। उनका विचार है कि इससे जनता को अपने पक्ष में संगठित कर लेंगे। अधिकांश आंदोलन का परिणाम हिंसा, तोड़फोड़, उत्तेजनात्मक गतिविधियां ही रही है। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक और तमिलनाडु को आंदोलन और हिंसा के मार्ग पर धकेलने का संपूर्ण दायित्व तो वहां के मुख्यमंत्री को जाता है। तो इस प्रकार से जो भारत में राजनीतिक दल है उसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना का अभाव रहता है। वह अपने दल के समर्थन के ही कार्य करते हैं। साथ ही साथ तत्काल आंदोलन का उन्हें सहारा लेना पड़ता है किसी भी समस्या समाधान हेतु, और इससे जो जनता है वह अपने पक्ष, इसके लिए वह जनता को अपने पक्ष में संगठित करते हैं और उसी का यह अंजाम होता है कि हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी देखने को मिलती है। आइए अब समझते हैं आंदोलन की क्या विशेषताएं रहती है। भारत में सरकार द्वारा आंदोलन किया या करवाया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता यह आंदोलन की होती है। सरकारी आंदोलन सत्तारूढ़ दल द्वारा संगठित किए जाते हैं। ऐसे आंदोलन अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए किए जाते हैं। इसमें पुलिस बल का भी प्रयोग किया जाता है या आंदोलन प्रभावशाली होते हैं। उदाहरण से बिहार में कांग्रेस दल ने कई बार जवाबी रैलियों का आयोजन करवाया है और पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा की सरकार ने हड़ताल का आयोजन करवाया है। तो आपने देखा कि जो सत्तारूढ़ दल होता है वह अपने सत्ता को मजबूत करने से ऐसे आंदोलनों का सहारा लेता है। इस आंदोलन में पुलिस बल का भी प्रयोग होता है और साथ ही साथ यह आंदोलन प्रभावशाली भी होते हैं। अगला समझते हैं, विरोधी दलों द्वारा सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन किए जाते हैं। इसका उद्देश्य सरकार को दुर्बल बनाना होता है, अपने पक्ष में लोकमत तैयार करना होता है। समझा आपने कि विरोधी दल भी ऐसे सहारा लेता है और अपने दल को लोकप्रिय बनाने के लिए आंदोलन का सहारा लेता है। आंदोलन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है। यह एक विशेषता है आंदोलन की। कई बार व्यक्तिगत व सार्वजनिक संपत्तियां भी इससे क्षतिग्रस्त होती हैं और लूटपाट की घटना भी देखने को मिलती है। उदाहरण से बिहार और गुजरात, जहां उग्र हिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ किए गए थे जिनकी परिणति हिंसा के रूप में हुई है। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर हिंसात्मक आंदोलन देखने को मिले, जहां पर हिंसा या तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाती है। कभी कभी सत्याग्रह और अनशन का भी सहारा लिया जाता है। ऐसे नेता अनशन प्रारंभ कर देते हैं और वह अनुचित मांगों को मनवाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह भी एक प्रकार का आंदोलन है जिसे दुराग्रह कहा जाता है। गांधी जी द्वारा इस प्रकार से सत्याग्रह और अनशन की बातें बताई गई थी, उसका यहाँ दुरुपयोग किया जाता है और अनुचित ढंग से अपनी मांगों को सरकार से मनवाने का प्रयास किया जाता है आंदोलन के द्वारा। आंदोलनकारी कानून और व्यवस्था को जानबूझकर भंग करते हैं, लोगों में उत्तेजना और असंतोष फैलाने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने का भी इनका उद्देश्य होता है, क्योंकि अगर वह शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे तो सरकार उनकी तरफ देखेगी नहीं, उनसे प्रभावित नहीं होगी। इस कारण वह ऐसी सब गतिविधियों का सहारा लेते हैं। रेल की पटरियां उखाड़ना, संचार व्यवस्था को भंग करना, यातायात रोकना आदि उनके लिए आम घटनाएं हैं। वे कभी भी इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि इससे जनमानस को कितनी ज़्यादा ही क्षति पहुंचेगी। तो इस प्रकार से जो आंदोलनकारी होते हैं और सरकार को विभिन्न तरीके से प्रभावित करते हैं और आंदोलन में प्रतिभाग करते हैं, अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते हैं, व्यवस्था को जानबूझकर भंग करते हैं। तो इन सभी का सहारा लेकर आंदोलन किया जाता है और यह सभी आंदोलन की विशेषता होती है। अब आइए समझते हैं कि आंदोलन के राजनीति में क्या परिणाम रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पर हिंसक प्रदर्शन का आयोजन, देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना देना, समाज और आर्थिक कार्यों में राष्ट्र का ध्यान हटाना। तो समझा आपने कि लोकतंत्र के नाम पर हिंसक प्रदर्शन करना यह एक परिणाम रहा है, हिंसक प्रदर्शन का आयोजन करवाना यह एक परिणाम रहा है। साथ ही साथ जो देश की अर्थव्यवस्था होती है, जब कहीं आगजनी, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति का नाश किया जाता है, जैसे कि हाल ही में बिहार में ट्रेन हादसा हुआ, वहाँ पर एक ट्रेन की बोगी को आग लगा दिया गया। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति जब होती है तब आप जो पैसा होता है वह सरकार कहीं अन्य जगह खर्च करने के बजाय अब जो व्यर्थ जो चीज़ें घटित हुई हैं, जो चीज़ें खराब हो गई हैं, उसको सही करने में लगाएगी। इससे देश को ही अर्थव्यवस्था को हानि होगी। तो इस प्रकार से जो देश की अर्थव्यवस्था होती है वह पंगु हो जाती है। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक कार्यों में राष्ट्र का ध्यान हटता है। अब जहाँ इम्पोर्टेंट सामाजिक और राजनीतिक कार्य कोई करने वाला हो और वहाँ पर अगर आंदोलन हो जाए तो इससे जो ध्यान होता है उस जगह से, उस कार्य करने से वो हट जाता है। इस प्रकार से राष्ट्र का ध्यान हटाने का भी यह कार्य करता है। जनता के चयनित प्रतिनिधियों को उखाड़ फेंकने हेतु
अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करने का अभियान चलाया जाता है। तो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया है उसको हटाने का भी प्रयास ये आंदोलन के द्वारा किया जाता है। सरकारी कामकाज करवाना, आंतरिक अशांति और अराजकता उत्पन्न करना। तो इन सभी कारणों से ये सभी परिणाम रहे हैं आंदोलन के। क्या सभी चीजें परिणाम रही हैं आंदोलन के? अगला है आंदोलन की समाप्ति हेतु सुझाव। अब क्या सुझाव दिया गया है कि आंदोलन को समाप्त किया जा सके या रोका जा सके? देश में अनुशासन, व्यवस्था और स्थिरता लाने के लिए आंदोलन को समाप्त करना नितांत आवश्यक है। आंदोलन की राजनीति को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। पहला है, सरकार को विरोधी दलों की उपेक्षा ना करते हुए उनके द्वारा दिए गए जो रचनात्मक सुझाव हैं इसका अमल करना चाहिए। साथ ही साथ संसद या विधानमंडल में उनके सुझावों को गंभीरता से लेनी चाहिए और जिससे वह यह अनुभव कर सकें कि राष्ट्र के निर्माण में उनकी भी भूमिका है। यानी कि विरोधी पार्टियों के सुझाव को इग्नोर नहीं करना चाहिए सरकार द्वारा, सरकारी दल द्वारा। इससे क्या होता है कि उनके अंदर हीन भावना प्रकट होती है और इससे वह विरोध प्रकट करते हैं आंदोलन के जरिए। इस कारण उन पे ध्यान देना चाहिए, उनकी जो रचनात्मक सुझाव है उस पर अमल करना चाहिए। अगला है, शासन के विभिन्न घटकों को चाहिए कि जनता में किसी बात को लेकर असंतोष उत्पन्न ना हो। जन आंदोलन से पूर्व ही उचित मांगों को स्वीकार कर लें। यानी कि आंदोलन की नौबत आने से पहले जो जनता की जो मांग है उसको स्वीकार कर लेनी चाहिए, अन्यथा जो जनता है उसमें असंतोष आ जाता है और फिर वहां पर उपद्रव जैसी चीजें को देखने को मिलती हैं। अगला है, देश के राजनीतिक दलों में उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी। उन्हें वैधानिक उपायों का सहारा लेकर सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। असंवैधानिक उपायों का प्रयोग करने वाले दलों की उपेक्षा की जानी चाहिए। यानी कि एक तरह से जिम्मेदारी, एक तरह से उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करनी होगी जो राजनीतिक दल हैं, जो उनके नेता हैं। साथ ही साथ उनको यह परामर्श देना चाहिए, उनको यह कोशिश करनी चाहिए कि वह वैधानिक तरीके से सत्ता हासिल करें, ना कि असंवैधानिक तरीके से। अगला है, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए जिससे जनता में व्याप्त जो निराशा और असंतोष है इसको समाप्त किया जा सके। अगर जनता संतुष्ट होगी, खुश होगी, प्रसन्न होगी और उसकी अगर स्थिति अच्छी होगी तभी वह इन सब आंदोलनों में भाग नहीं लेगी और वह अपने सरकार के प्रति शांतिपूर्ण ढंग से जीवन का निर्वाह करेगी यदि मुद्रास्फीति को रोकने और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित कर लिया जाए तो अनुशासन का वातावरण स्थापित हो जाएगा। अगला है, रेडियो और टीवी के माध्यम से सार्वजनिक प्रश्नों के संबंध में जो भी फैसले लिए जाते हैं या फिर जो भी कारक होते हैं उसमें जनता को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यानी कि जनता को समझाना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, किस प्रकार की नीति ली गई है और किस प्रकार से आपके हित जुड़ा हुआ है। जनता को उत्तेजित करने वाले प्रश्न जब उपस्थित हों तो दूरदर्शन को उसके प्रश्न के विभिन्न पहलुओं को जनता के सम्मुख रखना चाहिए क्योंकि आज भी भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित है। तो इस कारण से नेता को जो भी केंद्र है, जो भी सरकार है, उसको सामने आकर संचार के माध्यम से उस नीति, उन चीज़ों को समझाना चाहिए। भारत की काफ़ी जनता आज भी अशिक्षित है, इस कारण सरकार को जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नक्सलवादी आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। आइए समझते हैं हम लोग अब नक्सलवाद आंदोलन क्या है, इसकी क्या विशेषता है, ये कहाँ कहाँ एक्टिव है, समझते हैं इसको। नक्सलवादी आंदोलन के विभिन्न रंग शोषण के 3 स्रोतों के विरुद्ध विरोध प्रकट करते हैं। कौन कौन से ये 3 स्रोत हैं जिनके विरुद्ध ये नक्सलवादी जो आंदोलन है या इसके विरुद्ध विरोध प्रकट करते हैं, समझते हैं इसको। पहला है असमान शोषणकारी आर्थिक संबंध, दूसरा है दमनकारी जाति व्यवस्था, तीसरा है भारतीय राज। इन तीनों स्रोतों के विरुद्ध विरोध प्रकट करता है नक्सलवादी आंदोलन। आइए धीरे धीरे इसमें और समझते हैं। इस विचारधारा के अनुसार शोषक वर्ग साम्राज्यवादी शक्तियों और सामंत पूंजीवादी विचारधारा को अपनाकर गरीब जनता का शोषण करता है। इस समस्या का समाधान वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक का प्रयोग धर्म है। नक्सलवादी जन चुनाव में भाग लेने के खिलाफ है। तो इस प्रकार से जो नक्सलवादी आंदोलन है वह यह कहता है शोषक जो वर्ग है साम्राज्यवादी शक्तियों और सामंतवादी पूंजीवादी विचारधारा को अपनाकर, यानी कि जो शोषक वर्ग है, जो शोषण करने वाला वर्ग है, वो साम्राज्यवादी शक्तियों और जो पूंजीवादी विचारधारा है इसको अपनाकर गरीब जो जनता है इसका शोषण करती है।
इस कारण इसके विरुद्ध नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ और यह जो जन आम चुनाव है इसमें भाग लेने के या खिलाफ है। यह अपना एक गुट बनाती है, अपना इसका एक गांव होता है, जिस गांव में यह रहता है उस गांव में यह फैसले सुनाता है और यह पावरफुल होता है अपने गांव में। आगे समझते हैं, यह आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से कानू सन्याल और चारू मजूमदार द्वारा आरंभ किया गया, यानी ये दोनों संस्थापक थे इसके। नक्सलवादी हिंसा देश के कुछ भागों विशेषकर आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में वामपंथी उग्रवादी एवं विध्वंस शक्ति का रूप धारण कर चुकी है। इसमें आंध्र प्रदेश व बिहार मुख्य केंद्र हैं जहां अधिकांश घटनाएं और हत्याएं देखी जा चुकी हैं। इसमें 2001 में 1209 हिंसक घटनाएं, इसमें 564 मौतें और 2005 में 15,094 घटनाओं में 516 मौतों की सूचना थी। तो इस प्रकार से इन मौतों और इन घटनाओं का जिम्मेदार ये नक्सलवादी हिंसा रहा है। यह जो नक्सलवादी हिंसा है यह कुछ विशेषकर क्षेत्रों में फैला हुआ है और यह वामपंथी उग्रवाद और विध्वंस शक्ति का रूप धारण कर चुका है। इसमें अधिकांश घटनाएं और हत्याएं की जा सकती हैं। तो इस प्रकार ये कितना ज़्यादा यह आंदोलन और कितना जगह ये हिंसात्मक हो गया आप देख सकते हैं, बढ़ चुकी है। आगे समझते हैं, बिहार में भूस्वामियों ने वामपंथी उग्रवादियों की धमकी का सामना करने के लिए सेनाएं बनाई। भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिले में रणवीर सेना, पटना, जहानाबाद, भोजपुर जिलों में किसान संघ, पलामू, गरवा, औरंगाबाद तथा छपरा जिले में सनलाइट सेना प्रमुख है। वर्ष 1997 में वामपंथी उग्रवादी संगठनों की सेना 46 और वर्ष 1998 के अंतर्गत अगस्त तक 17 अवसरों पर वारदात हुई है। तो इस प्रकार से जो भूस्वामी वर्ग है वह इन वामपंथी धमकियों का सामना करने के लिए अपनी अपनी एक सेना बना के रखा है जो इन जगहों पर एक्टिव है। अब आगे समझते हैं, वर्तमान में आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के 76 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। यह देश की आंतरिक सुरक्षा हेतु खतरा। नक्सलवादी संगठन ने अपने लड़ाकू दस्तों का सैन्यीकरण करने पर विशेष बल दिया है। जो नक्सली संगठित होते हैं वो दिशा जो भ्रमित युवक होते हैं उनको बड़ी संख्या में अपने दस्तों में शामिल करते हैं और अपनी सशस्त्र शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नक्सलवादी संगठन में लगभग 9300 प्रतिबंध भूमिगत कार्डर हैं और 6500 नियमित हथियार हैं। भारी संख्या में देशी गैर लाइसेंस शुदा हथियार ये अपने पास रखते हैं। नक्सलवादी कार्डर स्थानीय लोगों की शिकायतों का समाधान करते हैं, शीघ्र तथा अशिष्ट निर्णय देने के लिए जन आंदोलन का आयोजन करते हैं, अर्थात राज्य मशीनरी को दुर्बल करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में अपना आधिपत्य सुनिश्चित करते हैं। तो इस प्रकार से अपने हाथ में या पावर को लेकर इस प्रकार से जो लोग हैं जो वहाँ पे जनमानस में इस पर अपना शासन करते हैं और राज्य की जो मशीनरी है यानी कि एक तरह से जो लोकतंत्र और संविधान की विचारधारा है इन सभी को यह दुर्बल बनाते हैं। साथ ही साथ जो दिशा भ्रमित युवक हैं इनको बड़ी संख्या में अपने दस्तों में शामिल करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको हथियारबंद नक्सलवादी बनाते हैं और ये कुछ विशेष जगहों पर यह एक्टिव हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से यह भयावह रूप ले चुका है और भारत की सिक्योरिटी के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। शुभ दिन।